आज के इस लेक्चर में डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पर कुछ क्वेश्चन और हम करेंगे। स्ट्रिंग से अटैच करके यदि हम किसी बॉडी को, किसी पार्टिकल को घुमाते हैं, इस तरह क्वेश्चन होंगे। स्फीयर के अंदर मोशन है, सिलेंडर पर मोशन है, इस तरह के क्वेश्चन हम आज स्टडी करेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन ये लेते हैं, ए पार्टिकल ऑफ मास m is rotated in horizontal circle with speed v. Find tension in the string. So हमें स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसके सॉल्यूशन कर लेते हैं। जैसे मान लिया मैं कि ये सर्कल है, जैसे पार्टिकल को चक्कर लगवा रहे हैं और यहाँ सेंटर से अटैच्ड है, ये स्ट्रिंग हो गई और ये पार्टिकल का मास m है। सो पार्टिकल की स्पीड यहाँ दिया है, पार्टिकल की स्पीड v है एंड पार्टिकल ऑफ मास रोटेटेड इन हाई विद स्पीड v। अब अपने को लेंथ दी रहेगी, तो मान लिया मैंने स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, l है, लेंथ इज गिवन। अब यदि हम पढ़ रखे हैं किसी भी पार्टिकल को यदि सर्कल में चक्कर लगाएंगे तो उसकी स्पीड तो चेंज नहीं भी हो सकती है, अपने पर डिपेंड करेगा। सो मैं स्पीड b से चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों वेलोसिटी चेंज हो रही है? क्योंकि उसका डायरेक्शन बदल रहा है। सो वेलोसिटी चेंज करने के लिए अपने को फोर्स लगना चाहिए। ये जो फोर्स है ये किधर लगेगा? सेंटर की तरफ लगेगा। और स्ट्रिंग क्या लगाएगी? टेंशन लगाएगी। तो यदि आप इस स्ट्रिंग को नहीं मानते हैं तो आप इस पार्टिकल को मान लेते, स्प्रिंग टूट जाती है तो सीधे पार्टिकल टेंजेंशियली चला जाएगा। तो पार्टिकल सर्कल में चक्कर इसलिए लगा पा रहा है क्योंकि इस पार्टिकल को स्ट्रिंग क्या कर रही है? सेंटर की तरफ एक फोर्स प्रोवाइड कर रही है, जिसको हम सेंटीपीटल फोर्स बोलते हैं। और ये मैंने आपको बताया सेंटीपीटल फोर्स, तो जो टी है सेंटीपीटल फोर्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी? mv² डिवाइड बाई आर। यहाँ पर सेंटीपीटल फोर्स कौन सा है? टेंशन। सो टेंशन इज mv² डिवाइड बाई आर। ये बस एक स्टेप का क्वेश्चन है, ऐसे बता सकते हैं। आप यदि स्पीड को मान लेते हैं कि आपके पास स्पीड v है, उसको आप डबल कर देते हैं तो आपका टेंशन t से कितना हो जाएगा? 4t हो जाएगा। सो आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाएंगे आपका टेंशन बढ़ता जाएगा। इस स्ट्रिंग की अपनी एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होगी, उससे अधिक आप इसको टेंशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। फिर जब आप ये उसको क्रॉस कर जाएगा सो उससे अधिक आप जैसे ही मान लेते हैं कि इसकी 100 न्यूटन या 200 न्यूटन से अधिक टेंशन ये नहीं टॉलरेट कर सकता है, से एक पार्टिकुलर स्पीड होगी जिससे अधिक हम स्पीड इसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो बहुत सिंपल से क्वेश्चन था। एक स्ट्रिंग से बांध करके हम एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट करें, वर्टिकल में नहीं। वर्टिकल में निकालने के लिए हम बाद में देखेंगे और उसमें अलग अलग जगह टेंशन की वैल्यू अलग आएगी। लेकिन यदि आप हॉरिजॉन्टल सर्कल में इस पार्टिकल को चक्कर लगवा रहे हैं तो उसमें टेंशन जो है किसके इक्वल होगा? mv² बाई आर के इक्वल होगा। इस क्वेश्चन में हम मैक्सिमम स्पीड निकालना चाहते हैं, जिससे किसी पार्टिकल को हम जो है एक सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा सकते हैं। सो लिखेंगे ए पार्टिकल इज रोटेटेड इन horizontal circle with a string of length 2 meter. If mass of the particle is 2 kg, mass of the particle is 2 kg and string can withstand maximum tension of 400 Newton, then find maximum speed of particle,
सॉल्यूशन में आप देखिए हमारे पास एक पार्टिकल है जिसको हम हॉरिजॉन्टल सर्कल में एक स्ट्रिंग से रोटेट करना चाहते हैं। ये मैं फ्री हैंड सर्कल बना रहा हूँ, आप फ्री हैंड ही बना सकते हैं, कोई ज्योमेट्री लगा करके बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो हम यहाँ पर इसको फ्री हैंड बना सकते हैं। सो मान लिया मैंने कि यहाँ पर ऐसे है और ये सेंटर है, ये स्ट्रिंग है, यहाँ से मैंने पार्टिकल को अटैच किया, इसकी स्पीड v है, लेंथ l मान लिया और इसमें टेंशन अंदर की तरफ होगा। सो जो t की वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल होगी, mv² डिवाइड बाई r। सो v की वैल्यू आ गई, v कितनी हो जाएगी, tr डिवाइड बाई m। सो t मैक्सिमम कितना टेंशन ले सकता है, 400। सो v मैक्सिमम आप निकाल लीजिए। v मैक्सिमम कब होगा, जब आप t की वैल्यू मैक्सिमम लिख देंगे। सो t मैक्सिमम कितना है, 400 न्यूटन। सो 400 न्यूटन इंटू r अपने को दिया, लेंथ 2 मीटर। सो लेंथ 2 और मास भी पार्टिकल कितना दिया, 2 kg दिया है। सो कैंसिल हो गया। सो आपकी जो v मैक्सिमम आ गई सेफ स्पीड वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यदि आप इस स्ट्रिंग से एक पार्टिकल को जिसका मास 2 kg है उसे 2 मीटर के लेंथ वाली स्ट्रिंग से घुमाना चाहते हैं, तो इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग में पार्टिकल को घुमाना है तो आप जो है 20 मीटर से कम स्पीड रखिए। आप जैसे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड को क्रॉस करेंगे आपकी रस्सी टूट जाएगी। तो आप किसी जब रस्सी से बांध करके, किसी थ्रेड से या किसी स्ट्रिंग से बांध करके किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट करेंगे। अब हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट करेंगे, हम इसको आगे देखेंगे कि हम कैसे रोटेट कर सकते हैं, बट अभी हम हॉरिजॉन्टल सर्कल ले रहे हैं तो हमारा पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल में ही रोटेट कर रहा है। अब हम इसके mg को कैसे बैलेंस कर रहे हैं ये एक अलग विषय हो सकता है कि अब आप जो है किसी टेबल के ऊपर रख करके उस पर होल करके उसमें घुमाइए और नीचे रस्सी को ऐसे आप कर सकते हैं, या आप किसी घूमती हुई डिस्क में पार्टिकल को रख दीजिए और कील गाड़ करके रस्सी बांध दीजिए। तो ऐसे कुछ अरेंजमेंट करना होगा जहां आप जो है इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा सकते हैं या आप ग्रेविटी फ्री स्पेस में घुमा सकते हैं। वैसे एक रस्सी से बांध करके हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाना इतना आसान नहीं होगा कि आपकी स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो। आपका सर्कुलर पाथ हॉरिजॉन्टल हो सकता है लेकिन पूरी स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो ऐसा इसेंशियल नहीं है। इस क्वेश्चन में हम जो है दो स्ट्रिंग से बांध करके पार्टिकल को रोटेट कर रहे हैं। ये हो गया एक स्ट्रिंग लेंथ l की, यहाँ एक पार्टिकल, फिर एक स्ट्रिंग है। तो ये दो पार्टिकल हैं, ये उसका सेंटर है और आप इनको सर्कल में रोटेट करना चाहते हैं। ऐसे लेंथ है l। सो मान लिया मैंने इसमें T1 टेंशन है, इसमें टेंशन T2 है। सो T1 रेशियो T2 निकालना है। सो और हर पार्टिकल का मास कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है। सो ये पार्टिकल का मास m है और इसका भी मास कितना है, m है। सो मास ऑफ ईच पार्टिकल इज m। both the particles are rotated in horizontal circle with string। सो इनको हम स्ट्रिंग से घुमा रहे हैं, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ l ले रखा है। सो यहाँ पर अपने को निकालना है फाइंड T1 रेशियो T2। सो T1 रेशियो T2 अपने को बताना है। सो एकदम आसान सा है। अब देखिए यदि आप इनकी स्पीड लेंगे, एक साथ ही पार्टिकल चल रहे हैं, आप जैसे इसको रोटेट करेंगे सो मान लो कि वो यहाँ आ गए तो एक साथ ही आ जाएंगे, इधर की तरफ आ जाएंगे, या यहाँ कहीं पहले रहे होंगे तो यहाँ रहे होंगे, तो ये एक साथ दोनों ही स्ट्रिंग्स जो है वो एकदम एक लाइन पे ही होंगे। सो उनका जो है एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, दोनों की v अलग अलग होगी। सो ओमेगा इज सेम फॉर बोथ पार्टिकल्स। तो आप ऐसे करेंगे, पार्टिकल 1 के लिए और पार्टिकल 2 के लिए आप डायग्राम बना सकते हैं। ये एक पार्टिकल हो गया, ये एक दूसरा पार्टिकल हो गया, ये इनका हॉरिजॉन्टल सर्कल है। यहाँ आप देखेंगे तो ये स्ट्रिंग T1,
ये स्ट्रिंग बाहर जा रही है तो टेंशन T2, और आप इधर की तरफ देखेंगे तो इसमें स्ट्रिंग का टेंशन कितना है, T2 है, और दोनों की स्पीड कितनी मान ली है, L, ये लेंथ L है, ये भी लेंथ L है, और एंगुलर वेलोसिटी हम इसको कितनी दे रहे हैं, इसकी भी ओमेगा है और इसकी भी ओमेगा है, और t की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, mv²/r वहाँ निकाले थे तो ये हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। ऐसे किसी भी पार्टिकल के ले सकते हैं। सो मैं मान लेता हूँ ये पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल 2 है। अब आप एक एक जो है कर सकते हैं। सो फॉर पार्टिकल 2 मैंने उसकी नेमिंग कर दिया है। पार्टिकल 2 पर सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स कौन सा है, केवल टेंशन T2, तो T2 इज इक्वल टू mr, r कितना है L प्लस L। ये जो पार्टिकल है ये सेंटर तो हमारा ये है, सेंटर से L प्लस L कितना हो गया 2L। सो इसकी डिस्टेंस है r की वजह। तो पहले तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ mr ओमेगा स्क्वायर, और r की जगह कितना है 2L, तो यहाँ हो जाएगा m इंटू 2L ओमेगा स्क्वायर, या मैं इसी को आगे लिख सकता हूँ कितना 4ml ओमेगा स्क्वायर, T2 हो गया। अब यही तरह आप पार्टिकल 1 के ले सकते हैं। सो फॉर पार्टिकल 1 पार्टिकल यदि आप देखेंगे तो पार्टिकल नंबर 1 में अंदर की ओर टेंशन T1 है और बाहर की ओर टेंशन T2 है। सो टोटल फोर्स होगा यहाँ पर F इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। सो नेट फोर्स कितना T1 अंदर की तरफ और T2 बाहर की तरफ, तो टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ये सेंटीपिटल हो गया, और एक इसके इक्वल होगा mr ओमेगा स्क्वायर। सो m r की जगह L लिख देता हूँ मैं ml ओमेगा स्क्वायर। इसलिए यदि आप यहाँ पर T1 की वैल्यू लेंगे, सो T1 T2 इधर चला जाएगा, तो T2 प्लस ml ओमेगा स्क्वायर। ये आप यहाँ पर T1 की वैल्यू देखना चाहें तो T2 ऊपर से ऐड कर देंगे आप, है ना। सो ये कितना हो गया, ये हमारे पास था T2 इज इक्वल टू 4ml ओमेगा स्क्वायर, और आप जब यहाँ से देखेंगे 4 नहीं, ये तो 2 ही होगा, दिस इज़ 2, तो 2ml ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर जब ले गए तो T2 की वैल्यू आप रख दीजिए। सो T1 की वैल्यू आ जाएगी 2 + 1 3, तो ये आ जाएगा 3ml ओमेगा स्क्वायर। अब आपसे पूछा गया था T1/T2, सो देयरफॉर T1 रेशियो T2, ये T1 कितना है 3 और ये 2, सो ये आ जाएगा 3:2। इस तरीके से आप जो है टेंशन की वैल्यू बता सकते हैं। बहुत आसान है। कैसे बता सकते हैं, कोई भी पार्टिकल इस सर्कल में चक्कर लगा रहा है तो सर्कल में चक्कर लगाने के लिए ज़रूरी है कि उस पर सेंटर की ओर कोई फोर्स लगे, वो कोई रियल फोर्स होगा। यहाँ पर हम रस्सी बांध रखे तो स्ट्रिंग लगाएगी, तो इधर की ओर जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, और ये पार्टिकल मान लिया m, इसकी स्पीड कितनी है v है, तो दिस f विल बी इज इक्वल टू mv²/r। अब ये कोई भी f हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, नॉर्मल फोर्स हो सकता है, टेंशन हो सकता है, कोई भी रियल फोर्स ये हो सकता है, अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग होगा। यहाँ पर स्ट्रिंग का टेंशन T था, सो इस पार्टिकल से केवल एक रस्सी जुड़ी हुई है तो एक टेंशन, इस स्ट्रिंग से इस पार्टिकल से 2 स्ट्रिंग जुड़ी है, एक अंदर की तरफ जा रही है टेंशन T1, एक बाहर जा रही है टेंशन T2। अब चूँकि सेंटर इधर है तो नेट फोर्स अंदर की तरफ लेंगे तो T1 - T2 ले लिया मैंने। सो से फर्स्ट पार्टिकल के लिए T1 - T2 और सेकंड पार्टिकल के लिए केवल टेंशन T2। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 स्ट्रिंग दी हुई होंगी। ये मान लेते हैं सेंटर है, एक यहाँ से बांधा m मास का पार्टिकल, फिर यहाँ से एक दूसरा m मास का पार्टिकल, और फिर ये एक तीसरा, यहाँ पर भी m मास के पार्टिकल, इसको अटैच कर दिया सामने, ऐसे जो है इसको अटैच करके ऐसे बता दिया, ऐसे घूम रहा है, लेंथ L और L, और इसकी ओमेगा जो है वो सभी को ओमेगा सेम होगा, एक साथ ही घूम रहे होंगे। सो इस वाले पे ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन T1, इस स्ट्रिंग में T2 और इस स्ट्रिंग में टेंशन T3। सो हमें बताना है T1:T2:T3। सो particles are rotated in horizontal circle with the help of string, with the help of strings. Find T1:T2:T3। ठीक है। सो आप जो है एक एक ले सकते हैं। सो पहले थर्ड पार्टिकल से स्टार्ट करते हैं। सो फॉर
पार्टिकल 3, पार्टिकल 3 किसको बोल रहे हैं हम, दिस इज़ पार्टिकल नंबर 1, दिस इज़ पार्टिकल नंबर 2, दिस इज़ पार्टिकल नंबर 3। सो फॉर थर्ड पार्टिकल, फॉर पार्टिकल 3 लिख देता हूँ मैं। उसके लिए रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, L प्लस L प्लस L 3L। और टेंशन यदि आप देखते हैं तो ये जो पार्टिकल है थर्ड वाला, यहाँ पर इस पे केवल एक ही टेंशन है T3, और ये जो है यहाँ इसकी स्पीड कितनी है ओमेगा, और इसकी रेडियस किसके इक्वल है, ये रेडियस मान लिया R है। सो टेंशन T3 विल बी इज इक्वल टू M R ओमेगा स्क्वायर। सो T3 विल बी इज इक्वल टू M R की जगह पर 3L इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो T3 विल बी इज इक्वल टू 3ML ओमेगा स्क्वायर। ये तो फर्स्ट हो गया। इसके बाद आप पार्टिकल नंबर 2 पे आ जाइए। सो फॉर पार्टिकल 2, सो पार्टिकल 2 के साथ एक ख़ास बात ये है कि ये जो पार्टिकल 2 है ये इसके अंदर की तरफ एक स्ट्रिंग जा रही है तो टेंशन T2, और एक बाहर की ओर जा रही है टेंशन T3, और ये पार्टिकल इस सर्कल में चक्कर लगा रहा है। तो आप जब इसका रेडियस लेंगे तो सेकंड पार्टिकल की रेडियस कितनी हो जाएगी 2L, और इक्वेशन जब आप लिखेंगे सो T2 माइनस T3 टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास MR ओमेगा स्क्वायर। सो MR ओमेगा स्क्वायर ये हो गया। सो ये आ गया यहाँ पर MR ओमेगा स्क्वायर। सो T2 इज इक्वल टू T3 प्लस M, R की जगह पर ये हमारे पास कितना है 2L इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो जो T2 की वैल्यू है वो T3 है 3 प्लस 2 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 ml ओमेगा स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से आप पार्टिकल 1 के ले सकते हैं। सो फॉर पार्टिकल 1, ये अंदर वाले जो पार्टिकल हैं उनको अपने को ध्यान से देखना होगा क्योंकि वो दो स्ट्रिंग से अटैच्ड है। ये पार्टिकल है, इसको इधर की तरफ टेंशन T1 है और बाहर एक रस्सी जा रही T2 है, और ये इस सर्कल में चक्कर लगा रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये इधर की तरफ एक स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग बाहर है। सो स्ट्रिंग तो पुल करती है, तो ये आ गया। इसका रेडियस किसके इक्वल है, L के इक्वल है। सो इस पार्टिकल के लिए रेडियस तो जो है L ही है, और टोटल फोर्स कितना है सेंटर की तरफ T1 माइनस T2। टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू R MR ओमेगा स्क्वायर या MB स्क्वायर बाई R, जो कि हम ओमेगा ले रहे हैं। सो T1 इज इक्वल टू T2 प्लस M R की जगह L ओमेगा स्क्वायर, और आप T2 देखिए यहाँ पर कितना था 5, तो 5 प्लस 1 6 आ गया। सो T1 इज इक्वल टू, ये 5 लिखेंगे, 5 प्लस 1 मैं लिख देता हूँ 5 ml ओमेगा स्क्वायर प्लस ml ओमेगा स्क्वायर। सो जो T1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा 6 ml ओमेगा स्क्वायर। अब आप जो है निकालना है आपको रेशियो। सो T1 रेशियो T2 रेशियो T3, तो ये 6 है और T2 वाले का रेशियो कितना है 5 और इसका 3, तो 6 रेशियो 5 रेशियो 3। हमेशा जो अंदर वाली स्ट्रिंग है वो उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन उसी में आएगा। तो यदि आप सिमिलर स्ट्रिंग लगाते हैं तो सबसे अधिक टेंशन जो है इनर वाले में आएगा, और यदि आप स्पीड ओमेगा बढ़ाते जाते हैं तो टेंशन बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहली स्ट्रिंग कौन सी टूटेगी, जो अंदर वाली है। कभी भी आप जो है कई सारे पार्टिकल को रस्सी से बांध कर घुमाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो पार्टिकल के टूटने के चांसेस रहेंगे, जो उस रस्सी के टूटने के चांसेस रहेंगे जो अंदर वाली है, क्योंकि उसी पे टेंशन सबसे ज़्यादा होगा, उसी का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ सबसे पहले आ सकता है। हर स्ट्रिंग की अपनी एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी, उस स्ट्रेंथ से अधिक उस पर हम टेंशन कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम सभी को ले रहे हैं कि हमारे जो ये हैं मोशन वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में है, ये सभी हॉरिजॉन्टल सर्कल में चक्कर लगा रहे हैं। अपने को स्पीड ओमेगा कुछ नहीं दे रहेगा, इनकी स्पीड अलग अलग होगी, ओमेगा सभी की क्या होगी, सेम होगी। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास ऐसा है कि एक हमने स्प्रिंग ले रखा है और यह सपोर्ट से एक स्प्रिंग को बांध दिया और यहाँ पर ये मास m का पार्टिकल अटैच कर दिया, फोर्स कांस्टेंट k, नेचुरल लेंथ l। अब मेरे को क्या करना है कि इसको रोटेट करना है इसके अबाउट। सो नेचुरल लेंथ, हर स्प्रिंग की अपनी एक नेचुरल लेंथ होगी। नेचुरल लेंथ
of the spring, natural length of the spring is L naught. Natural length of the spring is L naught and its force constant is K. Find elongation in the spring. Find elongation in the spring if particle is rotated with angular velocity omega. Particle is rotated with angular velocity omega. So हम पार्टिकल को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं तो क्या होगा अब आप समझिए। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर है ये एक स्प्रिंग है और यहाँ से मैंने इसे पार्टिकल को अटैच कर रखा है, ग्रेविटी फ्री रीजन में ले रहा हूँ मैं भी, और इस स्प्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है, L है। अब मैंने क्या किया कि इसको यहाँ से इलांगेट कर दिया, यहाँ ले गए, सो इस स्प्रिंग का इलांगेशन हो गया और पार्टिकल यहाँ है। सो इसका इलांगेशन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। सो इलांगेशन ऑफ द पार्ट स्प्रिंग इज, और मैं इसको किससे घुमा रहा हूँ, ओमेगा से घुमा रहा हूँ, तो ये इसका सेंटर हो गया। सो है क्या, यहाँ पर सेंटर है और इसको हम ऐसे ओमेगा स्पीड से घुमा रहे हैं। सो पार्टिकल इज रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस। तो यहाँ पर ये कितना लेंथ था इसका, L नॉट, तो L नॉट तो है ही है, तो टोटल रेडियस कितना हो गया, L नॉट प्लस x। तो रेडियस जो है हमारी जिसमें वो चक्कर लगाएगा रेडियस वो हो जाएगी L नॉट प्लस x। तो मेरा एक पार्टिकल है जो L नॉट प्लस x के उससे चक्कर लगा रहा। अब क्या है कि स्प्रिंग का इलांगेशन हुआ है तो इसमें अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा और ये फोर्स किसके इक्वल होगा, K इंटू एक्स के इक्वल होगा। जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक आप उसको जो है सर्कल में चक्कर नहीं लगा सकते। सो ये जो पार्टिकल है वो एक सर्कल में चक्कर लगा रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में हम इस पार्टिकल को चक्कर लगवा रहे हैं। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, L नॉट प्लस x, और पार्टिकल है इसमें अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, फोर्स स्प्रिंग लगा रही है, तो स्प्रिंग का इलांगेशन kx है, तो ये फोर्स हो गया। और फोर्स किसके इक्वल होगा, m आर ओमेगा स्क्वायर। यदि कोई भी पार्टिकल चक्कर लगा रहा है तो नेट फोर्स जो होगा सेंटर की तरफ ये होगा m आर ओमेगा स्क्वायर। तो f किसके इक्वल है, k इंटू एक्स, m r की वैल्यू L नॉट प्लस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो के एक्स इज इक्वल टू m L नॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस एम एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। एक्स को आप इधर ले आइए, तो यहाँ पर ले आए तो k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू m L नॉट इंटू ओमेगा स्क्वायर। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप। सो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई, x हो गया m L नॉट ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो है इलांगेशन निकाल सकते हैं। सो इतना इलांगेशन होगा आपकी स्प्रिंग में। फिर से आप समझ लीजिए, हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ L नॉट है, फोर्स कांस्टेंट K है, इसमें से हमने एक पार्टिकल को अटैच कर दिया। चूँकि हम हॉरिजॉन्टल सर्कल मान रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि ग्रेविटी नहीं है, और यदि ग्रेविटी है तो हमने उसका कुछ अरेंजमेंट कर रखा है जिससे ग्रेविटी इसको नीचे नहीं पुल कर पाए। हम इस तरह के अरेंजमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो हम हॉरिजॉन्टल सर्कल में ले रहे हैं, इसलिए हम ग्रेविटी वाली कोई चीज़ें कहीं पर अभी बना नहीं रहे हैं। नेक्स्ट जब मैं इसे रोटेट करूँगा तो चूँकि सर्कल में जाना चाहेगा सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए। अब सेंटर की तरफ फोर्स तो तभी लगेगा जब हमारी स्प्रिंग का इलांगेशन होगा, इसलिए अब जैसे ही इसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये आगे खिसक जाएगा। तो जब ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा होगा उस टाइम पे मान लिया मैंने कि इसका इलांगेशन कितना है, x है, तो रेडियस किसके इक्वल हो गया, L नॉट प्लस एक्स। इसलिए मैंने रेडियस को कितना लिख दिया, यहाँ पर L नॉट प्लस लिख दिया है। अब ये इस सर्कल में L नॉट प्लस एक्स रेडियस के सर्कल में पार्टिकल चक्कर लगा रहा है। तो अब चक्कर लगा रहा है सर्कल में, सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, तो फोर्स कौन प्रोवाइड करेगी, स्प्रिंग। तो यदि स्प्रिंग का इलांगेशन x है तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, kx, तो इसमें फोर्स लग गया kx। तो इस पार्टिकल को सर्कल में चक्कर लगवाने वाला फोर्स कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स है।
और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होती है k इंटू एक्स। सो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये कितना होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, या हम इसे एम बी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं। एफ की वैल्यू के एक्स, स्प्रिंग का फोर्स के एक्स होता है, एम आर की वैल्यू लिख दिया ओमेगा स्क्वायर, फिर मैंने के एक्स ब्रैकेट ओपन कर दिया, इस वाले टर्म को इधर ले गया तो के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, एक्स बाहर ले लिया, सो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम जो है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है कि हमें जो है कोन में एक पार्टिकल को रोटेट कराना है। सो मोशन ऑफ ए पार्टिकल, मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन ए कोन, एक कोन में हम पार्टिकल को रख कर इसको मूव करा रहे हैं, ये क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि एक कोन है, ये मैंने कोन बना लिया, इस तरीके से एक कोन बन गया, और ये यहाँ अब हम इस कोन को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं किसी स्पीड से, एंगुलर वेलोसिटी से किसी से घुमाना चाहते हैं हमको, ये हमें दिया हुआ नहीं है बट हम इसे रोटेट कर रहे हैं। अब कोन में है क्या कि यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, सो ये एक पार्टिकल है और जहाँ पर रखा है उसका रेडियस आर है, तो ये जैसे आप कोन को घुमाएंगे तो ये पार्टिकल कोन के साथ ही रोटेट करे। तो इस पार्टिकल की कितनी स्पीड होनी चाहिए अपने को ये बताना है। हमें जो पैरामीटर दिया हुआ है वो हाइट h दिया है, तो हाइट h जहाँ पर उसकी रेडियस r है, r हम सब निकाल सकते हैं, कोन का एक पैरामीटर थीटा मान लिया मैंने। सो हमें जो है स्पीड निकालना है, क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटी केवल हाइट ही है। सो क्वेश्चन क्या है कि पार्टिकल ऑफ mass m is rotating at height h on the cone. Find speed of the particle. तो हमें पार्टिकल की स्पीड निकालना है, फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल। सो पार्टिकल ऑफ मास एम इज रोटेटिंग एट हाइट एच ऑन द कोन, ये कोन है, कोन के साथ ही चल रहा है ना, ये कोन में है और कोन को रोटेट कर रहे हैं, तो पार्टिकल उसी के साथ साथ घूम रहा है। अब यदि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हमें जो है सेंटर की तरफ उस पर फोर्स चाहिए होगा। यदि सेंटर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये है यहाँ पर, ये तो इसकी रेडियस आर है। सो आप देखिए कौन कौन से फोर्स लेंगे, mg तो वर्टिकल है, ये सेंटीमीटर प्रोवाइड कर नहीं सकता, ये इसके कांटेक्ट में, तो ये कांटेक्ट सरफेस नॉर्मल लगाएगा इस पर, तो ये फोर्स कौन सा हो गया, नॉर्मल फोर्स लग गया। अब एंगल कितना होगा ये आप आराम से बता सकते हैं इसके साथ कि ये जो है यहाँ से ये एंगल थीटा है 90, तो 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। सो आप यदि यहाँ पर इसका डायग्राम बना लें, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, सो हॉरिजॉन्टल से ये नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। अब इसी के आगे ये है, यहाँ पर ये सेंटर है जिस पे पार्टिकल चक्कर लगा रहा है, तो आपका सेंटर सी और रेडियस आर है। सो इस तरीके से आपका पार्टिकल क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। पार्टिकल जब उस पर चक्कर लगाएगा तो कोई न कोई फोर्स सेंटर की तरफ लगना चाहिए, तो आपका जो mg है वो तो वर्टिकल है, इसलिए उसका इधर की तरफ कोई कंपोनेंट होगा नहीं, तो एक ही पार्टिकल बचता है जिसका इधर कंपोनेंट हो सकता है, इधर की तरफ n cos थीटा और ऊपर की तरफ n sin थीटा। तो जो सेंटर की तरफ हमारा फोर्स लगेगा, जैसे मान लिया कि मैं इसको जो है बना लेता हूँ हॉरिजॉन्टल में, इसको इधर की तरफ हमने यहाँ पर बना लिया, और ये पार्टिकल है, ये इसका सेंटर है, ये मैंने पार्टिकल बनाया। सो इधर की तरफ तो ये mg है, ज़रूरत नहीं थी इसके बनाने की, वर्टिकल फोर्स और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो ये कंपोन n है, इसके साथ थीटा बना रहा है, तो ये वाला फोर्स होगा n cos थीटा, और इधर का जो फोर्स होगा वो n sin थीटा। कंपोनेंट लेना फोर्स के हमें आते हैं,
वो इस लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो एन कॉस थीटा, ऊपर वाला एन साइन थीटा। अब आप देखिए जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है केवल कौन सा लग रहा है, एन कॉस थीटा, तो आप आराम से बता सकते हैं। सो क्वेश्चन में ऊपर नीचे कोई मोशन हो नहीं रहा, तो ये फोर्स तो बैलेंस हो जाएगा। सो मैं क्या लिखूँगा इसको, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। क्यों ऐसा लिख दिया, बिकॉज पार्टिकल का ऊपर नीचे मोशन नहीं है, ये न तो ऊपर नीचे खिसक रहा ना ऊपर जा रहा है, वो इसी के साथ ऐसे रोटेट कर रहा है। और दूसरा सेंटर की तरफ जो फोर्स है, सेंटर की तरफ जो फोर्स होगा वो एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगा। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, तो इस बार सेंट्रीपेटल फोर्स कौन सा हो गया, एन कॉस थीटा। सो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, सो टेन थीटा, सो टेन थीटा इज इक्वल टू, यदि आप डिवाइड करेंगे सो एम जी डिवाइड बाई एम बी स्क्वायर बाई आर, सो एम से एम कट गया, सो यहाँ किसकी इक्वल हो जाएगा, जी आर बाई वी स्क्वायर के। अब आप यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, आपको हाइट दिया है, सो आप जब यहाँ पर देखते हैं तो टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, आर बाई एच के। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, कोई भी आप ले सकते हैं, सो ये वाला एक ट्रायंगल बना हुआ है हमारे पास। सो इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं ये है, यहाँ पर नहीं बना रहे हैं। सो यहाँ पर यदि आप ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, थीटा, हाइट और आर, तो टेन थीटा की जो वैल्यू है वो आर बाई एच की इक्वल हो जाएगी, और एक इसके इक्वल हो जाएगा जी आर बाई वी स्क्वायर के। सो ये कैंसिल हो गया। सो अब देखिए वी की वैल्यू बहुत आसानी से आ गई। सो आप जब वी की वैल्यू लिखेंगे, सो वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच, और किसी काम पड़ा नहीं, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच। हर हाइट पर v की वैल्यू, आप जितनी ज़्यादा हाइट पर उसको रोटेट करना चाहते हैं आपको उतनी ज़्यादा स्पीड से घुमाना होगा। आप एक ग्लास ले लीजिए, घर में जो ग्लास होती है सिलिंड्रिकल, जो ऊपर से चौड़ी हो कहीं पर भी, उसके अंदर कहीं पर भी पत्थर रख करके उसको ग्लास को घुमाना चालू करिए, तो उसके साथ क्या करेगा, वो रोटेट होता रहेगा। सो बी विल वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच। तो ऐसे हम आराम से बता सकते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं था। इस कोन के अंदर एक पार्टिकल रखा हुआ है और हम इस कोन को घुमाना चाहते हैं, कोई भी स्पीड से, मैंने स्पीड नहीं दिया, लेकिन ये पार्टिकल कोन के साथ ही घूम रहा है। अब कोई भी पार्टिकल यदि चक्कर लगा रहा है किसी सर्कल में, तो सेंटर की ओर जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो कोई ना कोई रियल फोर्स होगा, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। यदि आपका पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल में चक्कर लगा रहा है तो mg कभी भी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता है। mg किसी फोर्स को बैलेंस तो कर सकता है, लेकिन ये सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपका जो सर्कल है वो हॉरिजॉन्टल है और mg कैसा है, वर्टिकल है। वर्टिकल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 आएगा, इसलिए mg जब कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो mg सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता है। सो प्रोवाइड कौन सा किया, नॉर्मल, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर ले लिया मैंने, n cos थीटा, ऊपर ले लिया n sin थीटा। तो mg को कौन बैलेंस कर रहा है, n sin थीटा, तो n sin थीटा और mg बैलेंस हो गए, तो n sin थीटा इज इक्वल टू mg। सेंटर की तरफ फोर्स है, इसको कोई बैलेंस नहीं कर सकता है। दिस इज द फोर्स विच इज प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स इज अवर रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड, दैट मस्ट बी मीट आउट बाई सम अदर फोर्स। सो n cos थीटा यहाँ पर सेंटीमीटर फोर्स है, सो n cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। फिर मैंने सिंपल जो है अलजेब्रा लगा करके सॉल्व कर दिया है। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर पार्टिकल रखा है और वो स्फीयर के साथ रोटेट कर रहा है। सो मैं मान लेता हूँ कि ये यहाँ पर एक ये हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के है ऐसा, और हम इसको रोटेट कर रहे हैं। सो इट इज़ रोटेटिंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये भी हम निकालेंगे। और इस हेमिस्फीयर पर यहाँ पर कोई एक पार्टिकल रखा हुआ है। सो पार्टिकल है, पार्टिकल कितनी हाइट पर रखा हुआ है, h हाइट पर। सो इट इज़ रोटेटिंग विद द स्फीयर, और ये मान लेता हूँ कि स्फीयर का रेडियस कितना है, r है। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर is r। A particle is rotated
at height h with the sphere, at height h with the sphere, स्फीयर के साथ उसे हाइट h पर रोटेट कर देते हैं। फाइंड ओमेगा, ओमेगा का मतलब है कितने स्पीड से हमने उसको क्या किया है, रोटेट किया है। सो बहुत आसान है, आप इसको रोटेट करेंगे तो इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में चक्कर लगाए गए। अब आप देखिए, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहेंगे। सो ये जो है, यहाँ पर आप इसको नॉर्मल फोर्स और mg दो ही फोर्स लगेंगे। सो mg तो कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, और नॉर्मल फोर्स होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर सर्कल में या स्फीयर में हमेशा सेंटर की तरफ होता है। सो इधर की तरफ तो इसका क्या लग गया, नॉर्मल फोर्स लग गया। और ये रेडियस है हॉरिजॉन्टल सर्कल जिसमें वो चक्कर लगा रहा है। सो हमारा जो पार्टिकल है वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में चक्कर लगा रहा है। ये मान लिया मैंने हॉरिजॉन्टल सर्कल में चक्कर लगा रहा है ये, और ये पार्टिकल है। सो पार्टिकल के यदि मैं फोर्सेस बनाऊं तो एक फोर्स तो mg हो गया, और ये वर्टिकल है, वर्टिकल से किसी एंगल पर जा रहा है। सो वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पर ये पार्टिकल है। सो आप इसके कंपोनेंट लेंगे। जब आप कंपोनेंट लेंगे सो ये इधर की तरफ तो एक कंपोनेंट होगा n cos थीटा, दिस कंपोनेंट इज n cos थीटा, ऊपर की तरफ है। सो ये कंपोनेंट मैंने ले लिया n cos थीटा। इधर सेंटर की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो होगा n sin थीटा, और नीचे की तरफ यदि आप लेंगे तो वो mg है। तो mg और n एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। n sin थीटा सेंटर की तरफ है, तो इधर सेंटर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो n sin थीटा विल बी इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर, ये फर्स्ट हो गया। और n cos थीटा जो है, n cos थीटा विल बी इज इक्वल टू mg, ये सेकंड हो गया। डिवाइड कर दीजिए। सो आप डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर बाई g आ जाएगा। अब आपको tan थीटा की वैल्यू और निकालना पड़ेगा। सो ये मैं थीटा ले रहा हूँ तो ये वाला भी थीटा ही होगा। सो आप यहाँ पर यदि ये देखते हैं, सो ये एंगल थीटा है, ये रेडियस r है, और ये कितना बचेगा, r माइनस h। क्यों, यहाँ से यहाँ तक तो h है और ये टोटल r है। सो r में से h चला गया तो r माइनस h बच गया। इस ट्रायंगल को मैंने बनाया है, ये वाला जो ट्रायंगल है। सो आप tan थीटा की वैल्यू यदि आप लिखेंगे सो r डिवाइड बाई r माइनस h, और यहाँ r ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई g। सो आप यहाँ से देखिए ओमेगा की वैल्यू आ गई। सो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट g डिवाइड बाई r माइनस h। सो इस तरीके से सॉल्व करिए आप, कोई दूसरा तरीका नहीं है। FVD बनाया, एक क्वेश्चन लिखा, सॉल्व कर लिया। बहुत बार अपने को सोचना पड़ता है कि हम कैसे करें। फर्स्ट लिखा, सेकंड लिखा, डिवाइड कर दिया, tan थीटा आया तो ट्रायंगल बनाइए, और ट्रायंगल से tan थीटा को सॉल्व करिए, तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं।